Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous video we studied about bond length and factors affecting bond length. Now in this video we are going to study about bond energy and factors upon which bond energy depends. तो हम इसमें बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी की। तो जब भी किसी दो एटम्स में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और जब हमें उसी ही बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो हमें उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ती है ताकि वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर सके। तो इसे ही बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड एंड सेपरेट द बॉन्डेड एटम्स इन द गैसियस स्टेट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और सिंपली बॉन्ड एनर्जी। तो हमने यही देखा अभी कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, हमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या फिर किसी दो बॉन्डेड एटम्स को सेपरेट करने के लिए इन द गैसियस स्टेट, उसे बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। जैसे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। हमने जब उसमें 433 किलो जूल एनर्जी जो है वो सप्लाई की तो क्या हुआ, हाइड्रोजन के 1 मोल जो है वो अलग हो गए, सेपरेट हो गए। पहले ये एक मॉलिक्यूल था, जब हमने उसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो सप्लाई की तो क्या हुआ, दोनों 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ये जो है सेपरेट हो गए। तो it may be noted that bond energy is also equal to the amount of energy released when 1 mole of hydrogen atom combines with 1 mole of hydrogen molecule containing 1 mole of hydrogen bond। तो हमने पहले इसमें ये देखा था कि जब भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जब भी किसी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। वैसे ही हम देख रहे हैं, देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है इन द गैसियस स्टेट और दूसरा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है इन द गैसियस स्टेट। जब इनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना इन द गैसियस स्टेट, तो हमें साथ में क्या मिली, 433 किलो जूल जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक एनर्जी रिलीज हुई, इसे बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जब हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तब हमें इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी, फिर जाके जो है ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। इट इज़ अपीयरेंट दैट बॉन्ड एनर्जी इज़ ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड, ग्रेटर इज़ द बॉन्ड एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज़ द बॉन्ड। तो हमने इसमें देखा कि जो बॉन्ड एनर्जी है हमें उससे पता लगता है कि जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी तो इसका मतलब ये है कि वो बॉन्ड जो है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ रही है तो इसका मतलब वो बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। नाउ फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स। तो इसका हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिपेंड करती है। तो फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। तो जो बॉन्डेड एटम्स है जिनके बीच में बॉन्ड है, एटम्स जिनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, उनके साइज के ऊपर भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है या फिर बॉन्ड एनर्जी जिसे हम कहते हैं वो भी डिपेंड करती है। तो इसमें हम देखते हैं बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, द ग्रेटर इज द साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स स्मॉलर इज द बॉन्ड एनर्जी। तो हमने यही देख रहे हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स की। जितना ज़्यादा बॉन्डेड एटम्स का जितना ज़्यादा साइज होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी कम होगी। क्यों, इसका रीज़न ये है कि जो बिगर एटम्स होते हैं, वो एटम्स जिनका साइज़ बड़ा होता है, उनके बीच में जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है वो इतने अच्छे से नहीं हुई होती, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो जब उनकी ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो मतलब वो बॉन्ड जो है वो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करने से ही ब्रेक हो जाएंगे। मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं थे तो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ। द स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ हायर इज़ द बॉन्ड एनर्जी। तो जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। इसका रीज़न ये है कि बॉन्ड लेंथ कम किन एटम्स के
बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है। जिन एटम्स का साइज़ छोटा होता है, जिन बॉन्डेड एटम्स का साइज़ छोटा होता है उनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है। तो हमने पहले पढ़ा था कि जिनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है तो वो बॉन्ड जो है वो उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमें उतनी ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ती है ताकि वो बॉन्ड जो है ब्रेक हो सके। जो स्मॉलर एटम्स होते हैं वो आपस में ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर सके। नेचर ऑफ रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स का जो नेचर है उनके ऊपर कैसे डिपेंड करती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए पर्टिकुलर बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स हैज़ ए स्पेसिफिक वैल्यू फॉर दैट बॉन्ड एंड इज़ जनरली टर्म्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जो एनर्जी हमें चाहिए किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, यानी किसी एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो उस बॉन्ड के लिए ही स्पेसिफिक होती है। जैसे कि हम बोलते हैं OH बॉन्ड जो है, इसको ब्रेक करने के लिए जितनी हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो हमें स्पेसिफिक होगी, वो सिर्फ उसी बॉन्ड के लिए चाहिए होगी, उसी बॉन्ड के लिए वो स्पेसिफिक होगी एनर्जी। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी भी बॉन्ड को उस एनर्जी के साथ ब्रेक कर सकते हैं। हम एक अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी बॉन्ड को सप्लाई कर दे तो वो ब्रेक हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो हम आगे देखते हैं। बट व्हेन ए सर्टेन बॉन्ड मे बी प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ दैट बॉन्ड विल वेरी फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर। तो इसका मतलब ये है कि जो बॉन्ड होता है, जैसे OH बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए वो इसी बॉन्ड के लिए स्पेसिफिक होगी। यानी कि इसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए होगी। तो मगर ये भी डिपेंड करता है कि ये जो बॉन्ड है वो किस सब्सटेंस में प्रेजेंट है। अलग अलग सब्सटेंस में अगर OH का जो बॉन्ड है वो अलग अलग सब्सटेंस में प्रेजेंट है तो उनको ब्रेक करने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो चाहिए होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, OH बॉन्ड में बी प्रेजेंट इन वाटर एज वेल एज इन मिथाइल अल्कोहल। जैसे हम बोलते हैं जो OH बॉन्ड है वो वाटर में भी प्रेजेंट होता है। जैसे वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो H2O है ना, तो इसमें भी OH बॉन्ड प्रेजेंट है और मिथाइल अल्कोहल में भी OH बॉन्ड प्रेजेंट है। मगर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें चाहिए वो वाटर में अलग होगी। वाटर के मॉलिक्यूल में OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होगी वो डिफरेंट होगी, और मिथाइल अल्कोहल में हमें OH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए वो डिफरेंट होगी, वो सेम नहीं हो सकती। सिमिलरली इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उनमें भी हमें किसी स्पेसिफिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए डिफरेंट एनर्जी चाहिए होती है। जैसे हम देखते हैं, जैसे CH4 बॉन्ड है, इसमें हमें CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो पहले मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए वो डिफरेंट चाहिए, और सेकंड मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमें डिफरेंट एनर्जी चाहिए होगी। जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए तो सेकंड मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमें डिफरेंट एनर्जी चाहिए होगी। ये जो बॉन्ड है इसे तोड़ने के लिए हमें डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होगी, और इसको तोड़ने के लिए हमें डिफरेंट चाहिए होगी। तो हमें यही पता लगा, अब हमने देखा कि किन किन चीज़ों के ऊपर ये जो है बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। इनके आधार पर बॉन्ड एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।